यक्षिणी, जो एक जिंदा मौत है, जिसे किसी ने न पहले कभी देखा ना सुना। लेकिन पिछली कहानी में नीरज नाम के एक लड़के ने नादानी में आकर उस मौत को आवाज दे दी। उसने शमशान में जाकर एक नकली चिता जलाकर अपनी असली मौत को बुला लिया था। और चिता जलने के बाद उसी शमशान में यक्षिणी की डरावनी आवाज आने लगी थी। वो आवाज इतनी भयानक थी कि नीरज और आलोक के होश ठिकाने पर नहीं थे। वो वहां से जल्दी भाग निकले। आसमान में बिजली की आवाज और शमशान में यक्षिणी मानो मौत का खेल शुरू होने वाला हो ऐसी दस्तक दे रही थी। नीरज जल्दी से अपने घर आ गया और आलोक से बोला, देख आलोक, इस बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए। तू खबर की बात कर रहा है? मैं दुआ कर रहा हूँ कि इस भयानक रात का मुझे सपना तक ना आए। तू जल्दी से सो जा और सुबह ऐसे उठना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और हाँ, अब वो चौकीदार के पास तो बिल्कुल मत जाना, समझा? दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। नीरज को नींद नहीं आ रही थी और उसके जख्मों से भी खून बह रहा था। ये दर्द तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या करूं? इस समय तो कोई दवाई भी नहीं है। ये कहकर नीरज की आंख लग जाती है। तभी नीरज को एक आवाज आई, नीरज, नीरज, तुमने मुझे धोखे से बुलाया है ना? अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी है और सबसे पहले वो मरेगा जिसने तुम्हें ये करने पर मजबूर किया। नीरज हड़बड़ा कर उठ जाता है और इधर उधर देखते हुए कहता है, कौन है? कौन है यहाँ पर? मैं कहता हूँ सामने आओ। भूल गए? तुम अपनी मौत को कैसे भूल सकते हो नीरज? नीरज डर के मारे वहाँ से भागकर आकाश के घर आता है और आकाश से कहता है, आकाश, आकाश, मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई। क्या हुआ नीरज? इतना घबरा क्यों रहा है? क्या बात है? नीरज ने मुझे शमशान में हुई सारी बात बताई। मैंने उससे कहा, क्या यार आकाश, ऐसा कुछ नहीं है और वो चौकीदार फेंक रहा था बस। तू चल मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ उसको असली आत्मा कैसी होती है। मैंने नीरज की एक बात नहीं मानी और नीरज को उस चौकीदार के पास ले जाने लगा। मैंने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो चाचा। मैं बार बार दरवाजा खटखटाता रहा लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। आलोक ने मुझसे कहा, आकाश चल यहाँ से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हम सुबह आकर इनसे इस बारे में बात कर लेंगे। तू चल अभी यहाँ से। नहीं, आज मैं इन्हें सबक सिखा कर रहूंगा। इन्होंने तुझे भूत की कहानी सुना सुना कर पागल कर दिया है। मैं उनके कमरे का दरवाजा तोड़ने लगा। जैसे ही मैंने आखिरी बार कमरे में धक्का मारा वैसे ही मुझे दरवाजा खुलने की आहट आई। मैं थोड़ा पीछे खड़ा हो गया और दरवाजा खोला तो जो नजारा मैंने देखा, मेरे होश उड़ गए। चौकीदार की गर्दन धड़ से अलग थी और वो बिना गर्दन के चलते हुए बाहर निकल गया। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। नीरज तो ये देखकर बेहोशी हो गया। चौकीदार काका जैसे ही बाहर निकले वैसे ही उनका शरीर टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर बिखर गया। मैंने जैसे ही ये देखा मैं डरने लगा। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला, अरे बेटा, मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही हो? और ये नीरज बाबा यहाँ क्यों सो रही हैं? मैंने जैसे उस चौकीदार को देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। सपने और हकीकत की पहेली में मैं उलझ गया। मैंने कहा, अरे काका, आप ठीक तो है? क्या बाबूजी, आपके सामने सही तो खड़ा हूँ, क्या हुआ है मुझे? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने चौकीदार से पानी लिया और नीरज के चेहरे पे डाला। जैसे ही वो होश में आया और उसने चौकीदार को जिंदा देखा तो वो घबरा गया। उसने जैसे ही कुछ कहने की कोशिश की, मैं उसे वहां से ले गया और कमरे में जाकर उससे कहा, देख नीरज, वो जो कोई भी है वो हमें एहसास दिला रही है कि वो क्या कर सकती है। वो हम पर हर वक्त नजर रख रही है, इसलिए तुम्हें कहीं अकेले जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अकेले नहीं रहना है, समझे? मैंने आकाश को अपने कमरे में ही रुकने के लिए कह दिया और फोन करके बाकी सभी दोस्तों को बुलाकर सबको इस बारे में बता दिया। वो भी घबरा कर बोले, क्या यार नीरज, तूने किस मुसीबत को बुला लिया? अब क्या करेगा तू? तुम लोग शांत रहो, मुझे अकेला छोड़ दो। वैसे भी मुझे दर्द हो रहा है, जाओ यहाँ से। पता नहीं नीरज को क्या हो गया था। उसने हमें कमरे से बाहर कर दिया, कमरे को अंदर से बंद कर दिया। हम सब ने खिड़की से देखा तो हम सब हैरान रह गए। उसके पीछे एक बाल खोले लड़की उसके सर पर हाथ रख रही थी। उसकी आंखें नहीं थी और वो हमारी तरफ देखकर हंस रही थी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर ये हो क्या रहा है। तभी आलोक ने आवाज लगाकर नीरज से कहा, नीरज, तेरे पीछे कोई है, भाग वहां से। जानता हूँ,
मेरे पीछे मेरी मौत यक्षिणी है जो मुझे ले जाने आई है। जैसे उसने यक्षिणी का नाम लिया, उस चुड़ैल ने नीरज की गर्दन को उसी जगह से उखाड़ दिया जहाँ से उसने उस चिता पर खून डाला था, और नीरज के सर को अपने हाथ में लेकर चलने लगी और दरवाजा खोलकर बोली, इसी ने लालच में आकर धोखे से बुलाया था ना, अब इसी की गर्दन की चिता जलाऊंगी। यक्षिणी नीरज की गर्दन लेकर जा रही थी। हमें पता नहीं क्या हो गया था, हम अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। अचानक वो यक्षिणी की आत्मा न जाने कहाँ गायब हो गई। हम सब जल्दी से कमरे में गए तो नीरज के धड़ को देखकर रोने लगे और माया बोली, देखा, इसने बचपने में अपनी मौत को बुला लिया और हम सबको फंसा दिया। शांत रहो तुम लोग, हमें इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना ही होगा। हमें उस चौकीदार के पास जाकर पूछना पड़ेगा। हम सब उस चौकीदार के पास गए और उन्हें नीरज की मौत की खबर दी। उन्होंने हमारी बात सुनी और हमसे बोले, देखो, नीरज को तो मैं नहीं ला सकता। अगर तुम्हें यक्षिणी के खौफ से बचना है तो तुरंत तुम्हें उसी शमशान में जाकर उसी चिता पर असली शरीर को रखना होगा, और जब यक्षिणी अपने असली रूप में आएगी तब वो तुम्हारी एक इच्छा पूरी करने को कहेगी। तब तुम उससे अपनी जान की भीख मांग लेना, लेकिन खबरदार, शमशान तक अब पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यक्षिणी अब वहां तक किसी को नहीं पहुंचने देगी। कुछ भी हो जाए हमें उसे रोकना ही पड़ेगा। लेकिन असली बॉडी कहाँ से लाएं? हमें पास के कब्रिस्तान से एक ताजी बॉडी को खोद के लाना होगा और उसी बॉडी को डालना होगा उस चिता पर। ये क्या कह रहा है, कब्र खोद के बॉडी? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम सब पास के कब्रिस्तान में गए और एक ताजी कब्र को देखने लगे। तभी मेरी नजर एक ऐसी कब्र पर पड़ी जो बिल्कुल नई थी। मैंने जैसे उसे खोदने के लिए फावड़ा मारा, वैसे ही आवाज आई। कब्रिस्तान में अचानक पायलों की आवाज आने लगी, मानो जैसे हमारे आसपास कई चुड़ैल नाच रही हो। मैंने जल्दी जल्दी कब्र को खोदा, लेकिन गलती से मेरा फावड़ा उस लाश की गर्दन पर जा लगा, जिससे उस बॉडी की गर्दन कट गई। माया बोली, ये क्या किया तुमने? फिर वही नीरज वाली गलती कर दी। चौकीदार ने कहा था पूरी बॉडी की चिता जलनी चाहिए, लेकिन इसकी लाश की गर्दन ही कट गई। मैंने माया की एक बात ना मानी और जल्दी से बॉडी को लेकर शमशान की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैं शमशान के गेट पर पहुंचा तो यक्षिणी की खूनी आत्मा मेरे सामने खड़ी थी। यक्षिणी की आंखें किसी ने निकाल दी थी। वो बिना आंखों के इतनी डरावनी लग रही थी। आलोक और माया उसे देखकर बेहोश हो गए, लेकिन यक्षिणी शांत खड़ी थी और जैसे ही मैंने शमशान में कदम रखा, वैसे ही मेरे सामने खड़ी हो गई और बोली, तूने गलती कर दी यहाँ आकर, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। जैसे ही यक्षिणी ने मेरी तरफ अपने हाथ बढ़ाए, मैंने उस लाश को चिता पे डाल दिया और उस चिता को आग लगा दी। चिता इतनी तेज जली कि यक्षिणी गायब हो गई और शमशान से आवाज आई, बोलो, मैं खुश हूँ। क्या मांगते हो? आज यक्षिणी की आत्मा तेरी इच्छा पूरी करेगी। मेरे दोस्तों को छोड़ दो। ठीक है। ये कहकर चिता बुझ जाती है। हम सब वहां से बाहर निकल आए और जैसे ही कब्रिस्तान के रास्ते पर पहुंचे तो उस लाश की कटी गर्दन जो मेरे फावड़े से कट गई थी, वो जल्दबाजी में वहीं गिर गई। हम सब घबराने लगे कि जिस तरह नीरज ने धोखा देकर उसे बुलाया था, उसी तरह जाने अनजाने में हमने भी उसे धोखा दे दिया। अब क्या यक्षिणी फिर से मौत बनकर आएगी या हम सब बच गए थे? ये हमारी समझ से बाहर था। हम सब अपनी कॉलोनी में आए तो चौकीदार अपनी कुर्सी पर सो रहे थे। मैंने उनसे कहा, अरे काका, शुक्रिया, आपकी वजह से हम बच गए। उन्होंने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। आलोक ने जैसे उन्हें हिलाया तो उनकी गर्दन टूटकर जमीन पर जा गिरी। ये देखकर हम सब समझ गए थे, यक्षिणी की खूनी आत्मा फिर से जाग गई है। अब आगे क्या होगा ये हम सब नहीं जानते। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियाँ लेकर आते रहें। दोस्तों, मैं हूँ आरजे मोहित और आप देख रहे थे आरजे मोहित स्टोरीज। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। बाय बाय, गुड बाय।